गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बस्तर के दशहरा के बारे में। टॉपिक है हमारा बस्तर का दशहरा। इसे हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो भी जुड़ सकते हैं। वहां कक्षा के बाद प्रॉपर रूप से नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए सबसे पहले बस्तर के दशहरा का पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो जो काकतीय वंश के शासक थे पुरुषोत्तम देव, इन्होंने एक बार पद यात्रा कर जगन्नाथपुरी गए। वहां मंदिर में उन्होंने स्वर्ण और आभूषण अर्पित किए। इसमें देखेंगे जब इन्होंने वहां अर्पण किए तो वहां के जो पुजारी थे उन्हें जगन्नाथपुरी द्वारा सपना आया कि जो पुरुषोत्तम देव हैं उन्हें रथपति घोषित किया जाए। कौन सा पति? रथपति। याद रखेंगे। उसी समय से ही बस्तर का दशहरा प्रारंभ हो गए हैं। एक बार और सुन लीजिए। एक बार पुरुषोत्तम देव पद यात्रा कर जगन्नाथपुरी गए। वहां उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण अर्पित किए। इससे हुआ क्या कि वहां के जो पुजारी थे उस समय उन्हें सपना आया जगन्नाथपुरी जी के द्वारा कि पुरुषोत्तम देव को रथपति घोषित किया जाए। तभी से बस्तर का दशहरा प्रारंभ हो गया है। याद रखेंगे जब पुरुषोत्तम देव वापिस आ रहे थे उसी समय से ही गोंचा पर्व व दशहरा पर्व प्रारंभ हो गया है। कौन कौन सा पर्व? एक गोंचा पर्व और दूसरा दशहरा पर्व। तो आइए समझ लेते हैं कि बस्तर का दशहरा इतना खास क्यों है। तो देखेंगे कि जब दशहरा मनाया जाता है तो उस समय रावण का दहन की जाती है, लेकिन जो बस्तर का दशहरा है उसमें माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि विश्व का एकमात्र 75 दिनों तक चलने वाला यह पर्व है। इसमें पहले होता क्या था? पहले ग्रामीणों के द्वारा यह बस्तर का दशहरा संपन्न कराया जाता था। जितने भी खर्च आते थे, जो कार्यक्रम होता था, संपूर्ण कार्यक्रम ग्रामीणों के द्वारा वहां संपन्न कराया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में प्रशासन के द्वारा यह बस्तर का दशहरा पूर्ण कराई जाती है। तो इसमें सहभागिता प्रशासन की भी हो गई है। तो आइए देख लेते हैं बस्तर का दशहरा का पूरा डिटेल। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि समझने में आसानी लगे। पहले देख लेते हैं प्रारंभकर्ता। तो बस्तर का दशहरा का प्रारंभकर्ता कौन है? तो काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव। उनका शासन काल कब से कब तक था? तो 1408 से 1439 ईस्वी तक। इसमें देख लीजिए कि जो बस्तर का दशहरा है कुल 75 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें अलग अलग दिनों में अलग अलग रस्म पूर्ण की जाती है। इसमें याद रखेंगे प्रथम कार्यक्रम जो होता है पाठ यात्रा होता है, जिसको आगे देखेंगे। जो वाद्य यंत्र प्रयोग की जाती है बस्तर के दशहरा के समय, उस वाद्य यंत्र का नाम है तुपकी। याद रखेंगे, तुपकी। प्रथम रस्म क्या होता है? तो प्रथम रस्म में होता है काछीन गादी। ये हुआ प्रथम रस्म के बारे में। और अंतिम रस्म होता है मुरिया दरबार, जहां जो गांव के समस्याएं होते हैं उनका निपटारा वार्तालाप किया जाता है मुरिया दरबार में। तो ये हुए प्रमुख प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देख लीजिए कि आखिर बस्तर का दशहरा प्रारंभ कब होता है। तो बस्तर का दशहरा प्रारंभ होता है हरेली अमावस्या से। इसमें पूजा अर्चना किसकी की जाती है? तो माता दंतेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। याद रखेंगे जो बस्तर का दशहरा है वह रावण दहन पे आधारित नहीं है। माता दंतेश्वरी देवी की पूजा के आधार पे बस्तर का दशहरा 75 दिनों में पूर्ण किया जाता है। इसको देख लिए कि गोंचा पर्व दशहरा पर्व कब से प्रारंभ हुआ है? तो जब उसे रथपति का दर्जा प्राप्त हुआ पुरुषोत्तम देव को, जब वो वापिस आ रहे थे तब से गोंचा पर्व व दशहरा पर्व प्रारंभ हुआ था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ यात्रा के बारे में कि आखिर पाठ यात्रा होती क्या है। देख लीजिए, पहले समझिए पाठ होती क्या है। तो पाठ का अर्थ होता है लकड़ी और यात्रा का अर्थ होता है पूजा। तो लकड़ी
और पूजा। तो लकड़ी की पूजा जिससे रथ का निर्माण होता है, जिस लकड़ी के द्वारा रथ का निर्माण किया जाता है, उसके बाद उसकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इस साल दिक्कत क्या हो गई है कि जो कग्गालुलूर के जो ग्रामीण हैं, इन्होंने ग्राम सभा में कहा है कि हम इस साल लकड़ी प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो उनके जीवन का आधार है वह वनोपज संग्रहण है, और पर्यावरण की दृष्टिकोण से, सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखते हुए वहां के लोगों ने इस साल लकड़ी देने से मना कर दिया है। क्यों कर दिए हैं? क्योंकि पूरे रथ को तैयार होने में लगभग 80 से 100 पेड़ों को काटना पड़ता है, जिससे वहां के वनोपज संग्रहण पे समस्या आती है और आगे आने वाली है। इसलिए वहां की कग्गालुलूर के जो ग्राम सभा है उन्होंने कहा है कि इस साल हम लकड़ी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये हुआ जो अभी वर्तमान में दिक्कत हो रही है उसके बारे में। याद रखेंगे जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो इसका उल्लेख करेंगे। जनश्रुति जो क्या कहती है उसके बारे में कभी मत लिखिएगा जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं। तो अगला वनडे एग्जाम के लिए देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि दशहरा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दीपक बैज है। याद रखेंगे, दीपक बैज दशहरा समिति के अध्यक्ष है। तो ये हुआ पाठ यात्रा, जिसमें पहला होता है लकड़ी से रथ का निर्माण करना, फिर पूजा प्रारंभ करना। अगला देख लीजिए काछिन गादी। आखिर होती क्या है काछिन गादी? तो इसमें कांटों से एक झूला तैयार किया जाता है। याद रखेंगे, कांटों का एक झूला होता है। यह अवसर कब होता है काछिन गादी कार्यक्रम का? तो आश्विन अमावस्या को काछिन गादी को की जाती है। आखिर पूजा किसकी होती है? तो काछिन देवी की। इसमें होता क्या है कि एक 13 वर्ष से कम आयु की कन्या को इस कांटों के झूला में बैठा दिया जाता है और उन्हें झूला झुलाया जाता है। उनसे ही अनुमति ली जाती है आगे की कार्यक्रम की। फिर उन्हें जो कन्या है वह अनुमति प्रदान करती है बस्तर का दशहरा को संपन्न करने का। तो यह है काछिन देवी। देख लीजिए संवाहिका क्या है? तो जो महरा समुदाय की इष्ट देवी है काछिन माता, इनसे काछिन गुड़ी तक लाया जाता है। यही है कि उनसे जो कांटों का झूला होता है उसमें बैठा के उन्हें झूला झुलाया जाता है। उसके बाद उनसे अनुमति ली जाती है। यही है कन्या, ये कि 13 वर्ष तक की मृगान कुमारी कन्या को उसमें बैठाया जाता है। याद रखेंगे 13 वर्ष से कम की आयु की कन्या हो। तो यह हुआ पाठ यात्रा और काछिन गादी के बारे में। अगला देखते हैं जोगी बिठाना। आखिर जोगी बिठाना होती क्या है? तो याद रखेंगे जो हलवा समुदाय होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को 9 दिन व्रत रखने के लिए वहां बैठाया जाता है, जिसे जोगी बिठाना कहते हैं। यही है। समुदाय कौन सा है? तो हलवा समुदाय। कार्यक्रम क्या होता है जोगी बिठाने में? तो 9 दिन तक व्रत रखा जाता है। स्थान कहाँ है? तो सिरहासार जगदलपुर। याद रखेंगे कि जो सिरहासार जगदलपुर है वहां पे प्राचीन टाउन हॉल है। प्राचीन टाउन हॉल, वहां जोगी बिठाना कार्यक्रम पूर्ण कराया जाता है। अगला देखते हैं कि आखिर इसमें रस्म क्या होती है। तो इसमें आप रस्म देखेंगे तो कलश स्थापना की जाती है और क्या अर्पण किया जाता है? तो याद रखेंगे 7 मांगुर मछली को अर्पण किया जाता है। जो छोटा वाला है वो मांगुर मछली का अर्पण किया जाता है। याद रखेंगे पहले बकरे का अर्पण किया जाता था, लेकिन समाज में भी सुधार आने के कारण 7 मांगुर मछली का अर्पण किया जाता है। तो यह हुआ जोगी बिठाना के बारे में, जिसमें हलवा समुदाय के किसी एक व्यक्ति को 9 दिनों का व्रत रखना पड़ता है एक ही स्थान में रहकर। तो यह हुआ जोगी बिठाना। अगला देखते हैं रथ परिक्रमा। तो जो रथ होता है जिससे बनाया जाता है जाटा पाटा यात्रा के द्वारा, उसी रथ परिक्रमा को पूरे गांव में प्रतिदिन किसी न किसी एक गांव में जो देवी दंतेश्वरी होती है उनका छत्र आरूढ़ को प्रतिदिन परिक्रमा के लिए घुमाया जाता है, रथ में बैठाया जाता है। जिस गांव में परिक्रमा की जाती है वहां के जितने भी देवी देवता होते हैं आमंत्रित किया जाता है और साथ ही साथ पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो यही है रथ परिक्रमा, और अलग अलग दिन में अलग अलग स्थानों में रथ परिक्रमा की जाती है।
अगला देख लीजिए जोगी उठाना क्या है। तो जोगी बिठाना, जो व्यक्ति 9 दिन तक बैठा रहता है बिना किसी खाए पिए उपवास के तौर पर, उसे 9 दिन बाद उठाया जाता है, यही है जोगी बिठाना। वहां उसे फल के रूप में नारियल देते हैं और कपड़ा प्रोवाइड करते हैं। यह है जोगी उठाने के बारे में। अगला देख लीजिए मौली प्रभाव के बारे में। आखिर ये क्या है? तो मौली प्रभाव में मौली देवी का स्वागत किया जाता है। इसे कहां से लाया जाता है? तो दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाया जाता है, अर्थात बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर लाया जाता है। याद रखेंगे, जो पालकी में बैठाकर लाया जाता है मौली देवी को दंतेवाड़ा से जगदलपुर। तो ये हुआ मौली प्रभाव के बारे में। अगला देख लीजिए भीतर रैनी। आखिर ये कार्यक्रम कब होता है? तो ये होता है दशहरा के दिन, अवसर है दशहरा के दिन होता है भीतर रैनी, जिसमें कार्यक्रम क्या होता है? जो रथ होता है उसे नगर भ्रमण के लिए लाया जाता है और नगर में भ्रमण कराया जाता है, यही है भीतर रैनी। अगला देख लीजिए बाहिर रैनी। इसमें क्या होता है बाहिर रैनी में? तो जो कुमड़ा कोट से जो राजा होते हैं वह देवी के लिए नया अन्न अर्पित करते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। याद रखेंगे, जो वहां के राजा होते हैं वह देवी को अन्न अर्पण करते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यही है भीतर रैनी और बाहिर रैनी। अंतिम में देख लीजिए मुरिया दरबार, उसके बाद देखेंगे ओहाड़ी के बारे में। तो मुरिया दरबार में क्या होता है? वहां एक आयोजित की जाती है शाम के समय लगभग 5 बजे के बाद ही। वहां गांव के मुखिया होते हैं और गांव के सदस्य होते हैं। जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में वहां बातचीत की जाती है और समस्या का निपटारा कैसे किया जाए उसके बारे में भी बात किया जाता है। यही है मुरिया दरबार, जिसमें समस्याओं पर चर्चा की जाती है, जिसपे गांव के मुखिया होते हैं और स्थानीय लोग होते हैं। यही है मुरिया दरबार। अगला देख लीजिए ओहाड़ी। ओहाड़ी में क्या होता है? तो विदाई रस्म की जाती है। अलग अलग स्थानों से जो देवी देवताएं आए रहते हैं उन्हें विदाई दी जाती है। फिर है दंतेवाड़ा से लाई गई मौली माता को भी विदा दी जाती है। तो इस तरह से हुए आज का हमारा टॉपिक बस्तर का दशहरा। आज हम ज्यादा क्लास नहीं लेते क्योंकि बस्तर का दशहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से हो या मेंस के दृष्टिकोण से हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।